बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। एंटीबायोटिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स की छोटी सी डेफिनेशन पढ़ें तो वो ये है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिकल्स हैं और प्रोड्यूस कैसे होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो जिनमें ये खासियत होती है वो इस काबिल होते हैं कि वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें, रोक सकें और उन्हें ख़त्म कर सकें। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस इनहिबिट एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली बैक्टीरिया एंड आर फ्यू फंजाई। तो वो उन्होंने आपको एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन क्या बताई कि एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ वो आपको बता रहे हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं उनमें ज़्यादातर बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ जो है वो फंजाई भी होते हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो अवेलेबल्स। अब जो है वो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स से मुराद वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि केमिकली इंडस्ट्रीज वगैरह में प्रोड्यूस की जाती हैं। तो अब वो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स भी जो है वो अवेलेबल हैं। एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बट आर ऑफ नो यूज़ अगेंस्ट वायरसेस। एंटीबायोटिक्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? एंटीबायोटिक्स जब भी किसी बॉडी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी किसी भी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज दाखिल हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन हो या वायरसेस जो है वो बॉडी में दाखिल हो जाएं और बॉडी को बीमार करें, तो उस सूरत में वायरल इन्फेक्शन की सूरत में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं की जाती हैं या नहीं दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ आर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक एंड दोज दैट किल बैक्टीरिया आर बैक्टीरिसाइडल। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि इनहिबिट कर देती हैं यानी रोक देती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उन एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है। और ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ग्रोथ नहीं रोकती बल्कि उन्हें ख़त्म कर देती हैं, उन एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिसाइडल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस जो है वो पेपर में अक्सर आ जाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक का और बैक्टीरिसाइडल का। तो इसकी डेफिनेशन आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वो एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक रही हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, और वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रही हैं वो बैक्टीरिसाइडल हैं। The antibiotics that act against limited variety of bacteria are called narrow spectrum antibiotics। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो ख़ास किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के लिए जो है वो बनाई जाती हैं, और ऐसी एंटीबायोटिक्स को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। यानी वो किसी ख़ास डिजीज़ के लिए या ख़ास किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए या स्पेशल काइंड्स के बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए, उनके ऊपर जो है वो अफेक्ट करती हैं। ऐसी एंटीबायोटिक्स को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, जिनमें इसकी एग्जांपल में हम पेनिसिलिन लेते हैं। द एंटीबायोटिक्स दैट एक्ट अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो बहुत सारे बैक्टीरियाज को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं, यानी उनको उनकी ग्रोथ को रोक सकती हैं या उन्हें किल कर सकती हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ के बैक्टीरिया होते हैं जो कि वो उन्हें ख़त्म कर सकती हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी एंटीबायोटिक्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, जिनमें टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह आती हैं। सम मेजर एंटीबायोटिक्स आर सल्फोनेमाइड्स, टेट्रासाइक्लिन एंड सेफेलोस्पोरिन। इनके नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, मेडिसिन वगैरह में भी जो है वो सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन और ये सल्फोनेमाइड्स जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर लिख कर देते हैं किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन हो गया है या किडनी में इन्फेक्शन हो गया है या बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं वो बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं।
सल्फोनेमाइड, टेट्रासाइक्लिन और स्फैलोस्पोरिन को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सल्फोनेमाइड्स आर सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन। अब ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक की वीडियो भी बनाने शुरू किया ताकि आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स जो है वो करवा सकूँ जो पेपर में ज़्यादातर आ रहे होते हैं। तो सल्फोनेमाइड्स, टेट्रासाइक्लिन और स्फैलोस्पोरिन के बारे में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है। और आपसे ये इस क्वेश्चन को इस तरह से भी करके पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नेम पूछ सकते हैं या उनके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। सल्फोनेमाइड्स, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और कौन सी जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है। आपकी जो बुक है उसमें आपको ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की ही 3 किस्म की टाइप्स दी गई हैं, तो ज़्यादातर आपसे वो इसी के बारे में सवाल पूछेंगे। तो सल्फोनेमाइड्स आर सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ये सिंथेटिक्स हैं यानी कि ये लेबॉर्ट्रीज वगैरह में प्रोड्यूस होती हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये मुख्तलिफ इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन, ये बैक्टीरियोस्टैटिक इन्फेक्शन इन उसका एक्शन का हमने पढ़ा कि ऐसे बैक्टीरियोस्टैटिक इन्फेक्शन या ऐसे एक्शन जिसमें बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ ख़त्म कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे होते हैं, वो बैक्टीरियोस्टैटिक इनएक्शन होती है। तो सल्फोनेमाइड्स अगर डॉक्टर इस्तेमाल करवाते हैं तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। दे इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया इन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सच एज मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड नमूनिया। ये कब इस्तेमाल की जाती हैं? जब भी बॉडी के अंदर जो है वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो जाए या फिर जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए या फिर नमूनिया टाइप का कोई इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए सल्फोनेमाइड इस्तेमाल करवाया जाता है। सेकेंड है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। टेट्रासाइक्लिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये भी जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए से प्रोड्यूस होती है। ऊपर जो हमने पढ़ा वो सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी और ये जो है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रही है। दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक है यानी ये ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। और कैसे एक्ट करती है? इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उसको इनहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है। टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टूथ डेवलपमेंट। टेट्रासाइक्लिन उस वक्त जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, दांतों की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस टाइम पर इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इसका काम क्या है कि ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है उसको जाके रोकती है। तो जो टूथ का पीरियड होता है, बच्चों के जो दांत निकलने का पीरियड होता है, उसमें प्रोटीन और कैल्शियम और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। These are used in treatment of respiratory and urinary tract infection। और ये भी जो है वो कब इस्तेमाल करवाई जाती है कि अगर बॉडी में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए यानी लंग्स वगैरह में कोई इन्फेक्शन हो या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, तो उस टाइम पर ये टेट्रासाइक्लिन्स को एडवाइस किया जाता है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं। सेफेलोस्पोरिन्स तीसरी जो है वो एंटीबायोटिक है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, प्रोड्यूस बाय फंगस, और ये जो है वो फंगस के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। दे इंटरफेयर विद सेल वॉल सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। इसके जो एक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और ये आपको आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि सल्फोनेमाइड्स जो है वो क्या करती है, बैक्टीरिया के फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसको रोकती है। टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन की, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती है उसको रोकती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और सेफेलोस्पोरिन जो है ये उसकी सेल वॉल को जाके जो है वो उसकी सिंथेसिस को रोकती है या उसमें इंटरफियर करती है, जिसकी वजह से सेफेलोस्पोरिन की जो ग्रोथ है वो बॉडी के अंदर रुक जाती है, और यही वजह है कि वो क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। सेफेलोस्पोरिन आर यूज्ड टू ट्रीट नमूनिया, सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसके लिए ये सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कंसेप्ट अपना अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर ख़त्म हो जाता है,
वो बार बार किसी भी ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक से जब एक्सपोज्ड होते हैं, तो जब उन्हें वो एंटीबायोटिक्स ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं, तो वो बैक्टीरिया का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। When bacteria are exposed to the same antibiotics for a long time, जब बैक्टीरिया किसी बहुत लंबे अरसे तक एक ही एंटीबायोटिक से एक्सपोज होता रहे, यानी आप इसको सिंपल वे में इस तरह से ले लें कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवा रहे हैं किसी को, और वो बार बार एक ही एंटीबायोटिक्स को, यानी उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है या उसे गले का इन्फेक्शन हो रहा है, और वो बार बार कम टाइम पीरियड के दौरान में बार बार जो है वो उस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल कर रहा है, तो जो उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होंगे वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, या आप उसको आम लैंग्वेज में ये कहें कि वो ढीठ हो जाएंगे। फिर उनको उसका कोई असर नहीं होगा उस एंटीबायोटिक का, और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। तो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक यही है कि बैक्टीरिया अगर किसी खास किस्म की एंटीबायोटिक से बार बार एक्सपोज होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज होते हैं, तो दे एक्वायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक्स। उनकी बॉडी के अंदर ऐसी मुज़ाहिमत पैदा हो जाती है, ऐसी रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है कि वो उस एंटीबायोटिक्स की वजह से उनको कोई असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज एक्सक्लरेटेड बाय द मिस यूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ये उस वक्त पैदा होती है जब आप किसी एंटीबायोटिक का मिस यूज़ करें, बगैर डॉक्टर के उसको बार बार इस्तेमाल करते रहें, या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। बैक्टीरिया में एक्वायर रेजिस्टेंस इन वन ऑफ द टू वेज म्यूटेशंस। बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से रेजिस्टेंस एक्वायर करते हैं, दो तरीके होते हैं। एक कि उनके अंदर म्यूटेशन पैदा हो जाती है, और दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड ड्यूरिंग कंजक्शंस। और रेजिस्टेंस जो है वो कैसे होती है कि एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है, और उसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है किसी एंटीबायोटिक के लिए। एज अ रिजल्ट द जर्म्स आर नॉट किल्ड एंड कंटिन्यू टू ग्रोथ, और उसकी वजह से जर्म्स जो है वो किल नहीं होते हैं और मुस्तकिल तौर पर ग्रो होते रहते हैं, कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, और उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। बैक्टीरिया आर डिफ़िकल्ट एंड सम टाइम इम्पॉसिबल टू ट्रीट, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उन बैक्टीरिया को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है, और कभी कभार बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एंड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, ये एग्जांपल्स हैं उसकी, कि अगर कोई पर्सन जो है वो जिसको टीबी हो गया, और उससे जो है वो कोई ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई गई, और उसने उस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने के दौरान छोड़ दिया, छोड़ने के बाद उसने फिर उसको दोबारा से डॉक्टर ने उसको इस्तेमाल करवाई, तो उसे नए सिरे से दोबारा इलाज करवाना पड़ा, और वो इसी प्रोसेस को बार बार करता रहा, इस्तेमाल की छोड़ दी, और इसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जब उसको लास्ट टाइम वो जो इन्फेक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको जब दोबारा से वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई गई, तो अब उसकी बॉडी जो है वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो चुकी थी। वो बैक्टीरिया जो है वो अब उस एंटीबायोटिक से किल नहीं हो सकता था, और उस बीमारी को फिर डॉक्टर कह देते हैं कि ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया है इसे, या इसको ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड हो गया है, कि उसने अपना इलाज प्रॉपर नहीं किया, और उस मेडिसन को जो है वो थोड़े अरसे इस्तेमाल करने के बाद छोड़ता गया, यानी उसने प्रॉपर उसको जितने डेज़ इस्तेमाल करनी थी उतने डेज़ इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो गया है, और उसकी ये जो डिज़ीज़ है उसे फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड कहा जाता है। तो ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल नॉलेज के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि ये आम पब्लिक को पता होनी चाहिए ये चीज़, कि हमें अगर मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसने कितने दिन हमें इस्तेमाल करने के लिए कही है, उतने दिन ही हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए, ना तो ज़्यादा दिन इस्तेमाल करें और ना ही कम दिन इस्तेमाल करें, ताकि उसका प्रॉपर जो है वो अफेक्ट हो सके उस बैक्टीरिया के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन। वैक्सीन जो है वो कब इस्तेमाल करवाई जाती है, जब भी जो है वो बॉडी को पहले से प्रोटेक्ट करना हो, किसी भी जो है वो बॉडी जिसमें कोई डिजीज़ आने का ख़तरा होता है, या कोई जर्म्स या बैक्टीरिया दाखिल होने का ख़तरा होता है, उस बॉडी को पहले से प्रोटेक्ट करके रखना हो, तो उसके लिए वैक्सीन इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफाइन इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी खासियत है किसी बॉडी की, कि वो ख़ुद से जो है वो अपने अंदर इन्फेक्शियस एजेंट उसके अंदर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर
ऐसी सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो उन जर्म्स को, जो बाहर से आने वाले जर्म्स हैं, उनको वो मार सके. Foreign cells and even abnormal body cells such as cancer cells. An antigen is any foreign substances that stimulate the immune systems to react to it. एंटीजन की डेफिनेशन हमें पता हो कि एंटीजन क्या होते हैं. एंटीजन ऐसे फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाहर से बॉडी के अंदर दाखिल की जाती हैं, जो कि स्टिम्युलेट करते हैं, यानी वो बढ़ाते हैं इम्यून सिस्टम को. हमारी बॉडी का जो एक दिफाई निज़ाम होता है जो कि बाहर से आने वाले जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ता है, उसको जो है वो बढ़ाता है ताकि वो रिएक्ट कर सके, किसी भी जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ सके. बी लिम्फोसाइट्स गिव राइज टू प्लाज्मा सेल्स विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. और हमारे प्लाज्मा सेल के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, वहाँ पर जो है वो बी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं. ये बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. एंटीजन और एंटीबॉडीज़, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं. एंटीजन फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, और एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो केपेबल होती हैं, उनमें ये सलाहियत होती है कि वो उस एंटीजन के ख़िलाफ़ जो कि बाहर से आ रहा है बॉडी में, उसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सके और उसके साथ कंबाइन होकर उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दे, यानी उस एंटीजन को ख़त्म कर दे जो बॉडी के अंदर उस नुकसान पहुंचाने के लिए आया है. तो एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स दैट आर केपेबल ऑफ कंबाइनिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीजन्स. एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज कर दें और उन्हें ख़त्म कर दें. इम्यूनिटी इंक्रीज विद एक्सपोजर्स ऑफ एंटीजन्स. इम्यूनिटी कब इंक्रीज होती है? जब वो एंटीजन्स बार बार जो है वो उस बॉडी के अंदर दाखिल हों, जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और वो बॉडी इम्यूनिटी उसके अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाती है और वो मजबूत हो जाती है किसी भी जरासीम से लड़ने के लिए. इन्फेक्शन बाय डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स. इन्फेक्शंस बाय डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स. इन्फेक्शन हो जाना किसी भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से, यानी किसी ऐसे एजेंट से, किसी ऐसे पार्टिकल से जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए. ऑल्सो इंक्रीजेज इम्यूनिटी. वो भी जो है वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, बट इट मीन्स गेटिंग सिक एंड फेसिंग द रिस्क ऑफ हेल्थ डैमेज एंड डेथ. लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जब बार बार कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी को बीमार करने के लिए बॉडी के अंदर दाखिल होगा, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, लेकिन वो पर्सन जो है वो बार बार बीमार हो जाएगा, उसको जो है वो हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे और उसके जो है वो जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज भी होना शुरू हो सकते हैं. तो इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वैक्सीन्स. आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग ओरली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजेंस कॉल्ड द वैक्सीन्स. लिहाजा पर्सन्स को इम्यूनाइजेशन करवाई जाती है. इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि ऐसी वैक्सीन्स दी जाती हैं जो कि आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी, बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको आर्टिफिशियली एक्टिव करती है. यानी कोई वाकई कोई जरासीम जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो रहा होता है, लेकिन बॉडी को इस तरह से दिखाया जाता है कि बॉडी में कोई जरासीम आ रहा है, जिसकी वजह से बॉडी एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाना शुरू कर देती है. तो इम्यूनाइजेशन एक आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि अचीव की जाती है किस तरह से? या तो उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं एंटीजेंस, या फिर जो है वो उन्हें ओरली दिए जाते हैं या उन्हें पिलाए जा सकते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजेंस, कुछ कम क्वांटिटी में एंटीजेंस जो है वो उसकी बॉडी में दाखिल किए जाते हैं, जिन्हें हम वैक्सीन्स भी कहते हैं. तो वैक्सीन्स इनटू द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. और इसी प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है. द एंटीजेंस में बी हार्मलेस फ्रॉम फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया और वायरस और एक्टिवेटेड टॉक्सिन फ्रॉम बैक्टीरिया. अब ये जो एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल किए जा रहे हैं, तो ये ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो बीमारी नहीं फैलाते हैं, बल्कि ये हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं या हार्मलेस वायरस होते हैं, जिनके अंदर से इस तरह के जीन्स को निकाल दिया जाता है जो आगे जाकर बीमारी फैलाएं. तो ऐसे एंटीजेंस और ऐसे जो वायरस होते हैं उन्हें बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. जब बॉडी में कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल दाखिल होता है, तो बॉडी को ऐसे लगता है कि जैसे कोई उसके साथ जो है वो लड़ने के लिए आया है, तो वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर लेती है.
बहुत सारे। और जब बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है उस एंटीजन के खिलाफ। इसी प्रोसेस को जो है वो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। ये आपको यहाँ एरोस से शो किया हुआ है कि ये नेचुरल इन्फेक्शन है और यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन दी जा रही है। नेचुरल इन्फेक्शन में क्या होता है कि चूंकि वो वायरस या वो बैक्टीरिया जो हैं वो बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं, अंदर जाके इम्यूनिटी तो बनती ही है, उसमें एंटीबॉडीज तो बनती हैं, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जब वो दाखिल होते हैं तो वो उसकी बहुत सारे हिस्सों को जाके डैमेज भी करते हैं। तो ये एक खतरनाक किस्म का जो है वो तरीका हो सकता है नेचुरल इन्फेक्शन। तो उसके लिए आर्टिफिशियली जो है वो क्या किया गया है, वैक्सीनेशन का तरीका अपनाया गया है। इम्यूनाइजेशन करवाई जाती है, वैक्सीन्स को दाखिल किया जाता है बॉडी के अंदर इंजेक्शंस के ज़रिए से, या उनको ओरली ड्रॉप्स के सूरत में पिलाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं और वो बॉडी जो है वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए पहले से तैयार होती है। इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मोड ऑफ एक्शन है। फिर मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।